हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स, अर्थात कहने का मतलब हुआ क्लास 11th का जो है मैथ्स का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस मैथ्स में पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स का। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ्स। उसमें है नंबर सिस्टम जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चीज तो सिंबल पढ़ना है, तो हम नंबर सिस्टम के बाद आप लोग को थोड़ा सा सिंबल बताएंगे, नोटेशन बताएंगे। ठीक है, तो उनके बाद बताएंगे। उससे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए नंबर सिस्टम का शुरुआत करते हैं। एकदम ध्यान से, नजरें एकदम स्क्रीन पर रहनी चाहिए। क्या बता रहे हैं सर, कैसे बता रहे हैं, एक एक बात ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जो पहले टॉपिक पढ़ेंगे डिजिट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिजिट के बारे में। ये अंक क्या होता है? ठीक है, ये जो अंक है, ये अंक क्या होता है? डिजिट। डिजिट किसको कहते हैं? पहला तो इस चीज के बारे में जानने से पहले आप ये चीज जान लीजिए कि हम लोग गिनते जो संख्या है, गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या गिनते हैं। तो इन्हीं संख्या को हम लोग डिजिट कहते हैं। लेकिन वो जो टोटल डिजिट है, डिजिट उनको बोलते हैं अंक, जो सभी को अगर कोई नंबर हमको बनाना है, कोई संख्या बनाना है, जैसे मान के चलते मेरे पास 1,000 रुपया है, मेरे पास 1,000 रुपया है। अगर हमको ये 1,000 बनाना है तो ये कितने अंक से मिलकर बना है? ये मिला, बन के मिला है 2 अंक से। ये 2 अंक से मिलकर के कितना बना है? 1,000। लेकिन वो 2 अंक कौन कौन है? एक है क्या चीज? जीरो, और एक है 1। ये 2 अंक से मिलकर के कंच बना है 1,000। तो इसमें अंक कै गो है? 2 गो, एक जीरो और एक अंक। लेकिन इसमें पूछेंगे जीरो अंक की संख्या कितनी है, तब हम कहेंगे इसमें जीरो अंक की कितनी संख्या है? 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3। अब पूछेंगे एक अंक की कितनी संख्या है, तो एक अंक मतलब एक जो है, ये एक अंक, ये कै गो है? एक गो है। ठीक है, तो इस तरह से अंक है। तो वही अंक कै गो है, किसको कहते हैं? अंक। तो जीरो से लेकर के 9 तक के संख्या को, कहां से? जीरो से लेकर के 9 तक के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल क्या है? अंक है। तो इसकी संख्या कितनी है? अब ये जानते हैं कि ये जो अंक है, इन्हीं अंक का इस्तेमाल करके हमको संख्या बनता है। किसका इस्तेमाल करके? इन्हीं अंक का इस्तेमाल करके। अब जैसे मान के चलिए कोई संख्या लिखते, मान के चलते मेरे पास 5,234 रुपया, 55,234 रुपया है। हम बोलेंगे कि ये जो 55,234 संख्या है, ये कितने अंकों से मिलकर बना है? कितने अंकों से मिलकर बना है? तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अंक होता क्या है, अंक की संख्या कितनी है। अंक किसको बोलते हैं? कि जीरो से लेकर के 9 तक के संख्या को अंक बोलते हैं। इसी 0 से 9 तक में ये इस्तेमाल करके हमको ये बनाना। जैसे हम 5 का इस्तेमाल किए, फिर 5 का इस्तेमाल किए, फिर 5 का इस्तेमाल किए। ठीक है, तो 5 5 2 बार का इस्तेमाल किए, तो 5 5 2 3 4, अर्थात फिर 2 का इस्तेमाल किए, फिर 3 का इस्तेमाल किए, फिर 4 का इस्तेमाल किए। तो इस तरह से इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना रहे हैं? एक संख्या बना रहे हैं। तो इसमें टोटल कितना अंक का इस्तेमाल हुआ है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, अर्थात 4 तरीका से अंक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थात मतलब 4 अंक का इस्तेमाल हुआ। कितना अंक का? 4 अंक का। लेकिन 4 अंक में 5 क्या है? जैसे 5 एक अंक है, ये 5 2 बार रिपीट हुआ है। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उसी को अंक बोलते हैं। अंक किसको बोलते हैं? कि जो 0 से लेकर के 9 तक में संख्या लिखा जाता है, उस संख्या को हम उसको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, 0 से 9 तक में। तो अंक की कुल कितनी संख्या है? तो लिखेंगे अंक की कुल संख्या। संख्या माने क्या चीज? नंबर। कहते हैं ये कितना संख्या है, इसी को मिला करके हम लोग संख्या बनाते हैं। कुल संख्या 10 है।
कितनी है 10, देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अंक की कुल कितनी संख्या है 10 है। ठीक है, अब आता है सबसे छोटी अंक कौन सी है। अगर कोई पूछ दे कि टोटल अंक क्या है, सब बोल देगा 10 को। कौन कौन है 0 से 9 तक का सभी अंक, सभी संख्या क्या अंक है, सभी एक एक करेंगे तो सभी अंक है। ठीक है, अब हम पूछ देंगे कि सबसे छोटी अंक कौन है। ये 10 जो अंक है, इस 10 अंक में सबसे छोटी अंक कौन सा है। इसमें लिखेंगे कि सबसे छोटी अंक क्या है 0। क्या है 0 है। ठीक है, चलिए इतना चीज समझ में आ गया। चलिए इनको पहले कॉपी पे नोट कीजिए आप लोग। कर लिए, चलिए नेक्स्ट। अब आता है संख्या। अब क्या आता है संख्या। तो ये संख्या जो मिलकर बनता है वो किससे मिलकर बनता है अंक से। लिखेंगे अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है संख्या का निर्माण किया जाता है, किसको मिला करके अंकों को मिला करके। अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये संख्या होता क्या है। जब अंक को मिलाएंगे तो अंक कै गो है 10 गो। अब 10 से 10 ही अंक में से सबको किसी न कहीं किसी के साथ किसी के साथ मिला करके हम लोग क्या करेंगे संख्या का निर्माण करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई चीज हम निकाल दे 1 9 8 7 2 3, यही ना जो इस्तेमाल के, इसी को तो हम लोग संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं संख्या। ये जो इस्तेमाल किए हैं ये टोटल किस में से इस्तेमाल किए हैं, ये जो 10 अंक है उसी 10 अंक में से ना कुछ इस्तेमाल करके गया है। 10 अंक में से कुछ इस्तेमाल करके गया है, ये संख्या बना है। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं 74 63 56, ये कोई नंबर हम बना रहे हैं। ठीक है, अब जो ये नंबर बना रहे हैं तो क्या ये जो नंबर बन रहा है तो वही 10 अंक का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ नंबर बन रहा है ना। क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरीका से जो संख्या बनता है वो अंकों को मिला करके संख्या बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आता है नेक्स्ट चीज की एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या। क्या आता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। कोई पूछ दे संख्या क्या होता है तो आप कहिएगा कि अंकों से जो मिलकर बनती है वही संख्या होती है। मतलब अंकों को सब मिला देंगे तो कुछ संख्या का निर्माण हो जाएगा। जो कोई भी संख्या बनाएंगे तो वो वही 10 अंक मिल करके बनेगा। चाहे लाखों बनाना है, करोड़ों बनाना है, अरब अरब खरब जो बनाना है तो सब किससे मिलकर बनेगा वही अंक से मिलकर बनेगा। अब पूछ देंगे वही चीज कि 3 अंक है, मान के चलते हैं एक्स वाई और जेड। मान लिए 3 अंक एक्स वाई जेड, कहेंगे इस 3 अंक को हमको बनाना है। क्या करना है इस 3 अंक को बनाना है। ठीक है, क्या करना है इस 3 अंक को हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मान के चलते कहेंगे कि हमको 3 अंक बनाना है। 3 अंक का 3 अंक की संख्या बनाना है। 3 अंक की संख्या बनाना है जिसमें तीनों अंक अलग अलग हो एवं उनका योगफल 25 हो। आप लोग क्लास अगर 11th के छात्र होंगे चाहे 9th के 10th के तो आपसे ये सवाल बनना चाहिए, मेरे हिसाब से बनना चाहिए, बाकी आपका मर्जी। क्या एक बार आप बनाने का प्रयास कीजिए, तो कॉपी पेन निकालिए, इनको बनाइए ये सवाल को कि 3 अंक की संख्या बनाना है जिसमें तीनों अंक अलग अलग हो एवं उनका योगफल 25 हो। ऐसा कितना संख्या बन सकता है कि जिनका योगफल अर्थात जिनको जोड़ने के बाद 25 हो रहा है। ठीक है, और वो तीनों संख्या जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें अलग अलग बोल दिए हैं तो ठीक है बनाते हैं, देखते हैं 9 8 17
9 8 17, 17 8 25। क्या ये सही है? आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये सही है? 8 7 16, 8 7 15, 15 9 25, ये तो होगा ही नहीं। तो 8 7 नहीं हो सकता, तो हम 8 9, 8 16, 9 9 18, 8 8 9 17, फिर 8 का इस्तेमाल हो सकता है, 988। तो क्या ये संभव है इसका आंसर निकाल पाना? आप लोग बताइए, ठीक है। तो नहीं होता है तो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जिसमें तीनों अंक अलग अलग हो एवं उनका योगफल मान के चलते हैं 24 हो। कितना हो? 24 हो। ये बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 9 8 17 7 24 ये हो जाएगा। 9 8 17 7 24। और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान के चलते हैं 8 7 9, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ठीक। 8 7 9 8 7 9 हो गया, 7 9 8, 7 9 8। तो क्या ये तीन संख्या नहीं बन गया? तीनों अलग अलग है, ठीक है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कुछ है। तो ये तीनों संख्या का इस्तेमाल करके हम बनाए हैं। इसमें ये तीनों अंक अलग अलग हो, ठीक है। तीनों अंक अलग अलग हो, उनका योगफल 24 हो, ठीक है। तो ये हम तीनों संख्या का इस्तेमाल करके बनाए हैं कि जिनका योगफल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। लेकिन इसमें तीनों अंक क्या है? अलग अलग है ना। 8 अलग अंक है, 7 अलग अंक है, 9 अलग अंक है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से एक सवाल दिए थे 25 वाला, अगर आप लोग से वो अगर बनता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल तब तक होगा जब तक उसको या तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, या तो मान के जैसे होता है ना, ये 987 लिख दिए, ये डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो उनका आंसर हमारे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। अगर हो सकता है आएगा, लेकिन हमने जितना अभी तक सीखा है तो हमारे हिसाब से नहीं आएगा। अगर आपके हिसाब से आता है तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इसको खुद फ्रैक्शन में लिख करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल था आप लोग के लिए कि 3 अंक की संख्या को बनाना। अब इसी में हम कुछ सवाल चेंज करते हैं कि 3 अंक की संख्या बनाना है जिसमें तीनों अंक अलग अलग हो, एवं यहाँ पे एक चीज कर देंगे, एवं तीनों, एवं ये चीज कर देंगे, एवं तीनों, एवं तीनों अंक 3 से विभाज्य हो। तीनों अंक क्या हो? 3 से विभाज्य हो। तीनों अंक 3 से विभाज्य हो और उनका योगफल एक विषम संख्या हो। क्या ये आप लोग से बनेगा सवाल? बनेगा तो ट्राई कीजिए। हम साइड हो जाते हैं कि 3 अंक की संख्या बनाना है जिसमें तीनों अंक अलग अलग हो एवं तीनों अंक क्या हो? 3 से विभाज्य हो और उनका योगफल एक विषम संख्या हो। क्या आपसे ये सवाल बनेगा? बताइए। बनेगा तो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर देखिए हम बना रहे हैं आंसर। देखिए इसका आंसर सीधी भाषा में निकालेंगे कि 3 अंक का कोई संख्या लेंगे जो तीनों अंक क्या होना चाहिए? अलग अलग हो और तीनों अंक 3 से विभाज्य हो। जैसे ले लेते हैं 3 6 और 9, ये तीनों अंक 3 से विभाज्य है कि नहीं है? है। उसके बाद तीनों अंक 3 से विभाज्य और अलग अलग भी है, 3 भी अलग है, 6 भी अलग है, 9 भी अलग है। तो इसका जो योगफल का रहा है सब विषम संख्या होना चाहिए। तो 9 6 15, 15 3 18, क्या इनका योगफल एक विषम संख्या हो रहा है? बताइए। कंट्रावर्सी में मजा आता है थोड़ा सा, ठीक है। हो रहा है विषम संख्या? नहीं हो रहा। 3 6 9 के जगह यहाँ पर अगर हम दूसरा संख्या क्या ले सकते हैं? 9 से वो ज्यादा लेंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, जैसे 12, ये 2 अंक का हो जाता है। अर्थात कोई भी ऐसा संख्या नहीं बनेगा जो 3 अंक का होगा, अर्थात या तो 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, और वो योगफल उनका अगर हम निकालेंगे तो वो विषम संख्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विषम का और विषम का योगफल एक सम संख्या होता है,
ठीक है, और सम का और विषम का योगफल एक विषम संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तीन विषम संख्या है, तीन विषम संख्या कौन सा संख्या आया? सम संख्या। दो सम संख्या है, तीन विषम संख्या है, कौन सा संख्या आया? विषम संख्या। यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, जैसे देखिए 3, 6 और 9, यहाँ पर दो विषम संख्या है, तो दो विषम संख्या का सम कितना होगा? 3 और 9 का सम कितना होगा? सम होगा। और सम का सम कितना होगा? 2 और 2 का सम कितना होगा? 4, सम संख्या होगा। तो क्या ये पॉसिबल है एक विषम संख्या का आना? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो इस टाइप का सवाल आएगा, तो कोई चीज का रीजन जब आप जानते हैं, कोई भी सवाल है अगर आप उनका रीजन जानते हैं कि ये सवाल गलत क्यों है, ऐसा कारण क्या है, तो थोड़ा सा नया चीज सीखने को मिलता है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? तो जब नया चीज कोई चीज सीखने को मिलता है तो आपको थोड़ी सी खुशी होती है, नहीं आज हमने कुछ सीखा है। तो ऐसे ही टाइप का अगर कोई सवाल आता है तो ये रिलेटेड किससे है? एक चीज से, एक अंक से रिलेटेड है और एक संख्या से, दो चीज से रिलेटेड है। हो सकता है हम आपको होमवर्क में, पीडीएफ में हम ये अटैच कर देंगे आपको, कुछ 5 सवाल 10 सवाल इस टाइप का, ताकि आप उसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। ये सब सवाल अगर जो बच्चे नवोदय का तैयारी किए होंगे, सैनिक का तैयारी किए होंगे, सिमुलतला वगैरह का तैयारी किए होंगे, तो ये सब सवाल आम बात है उनके लिए, ये सब बना सकते हैं। जो काम चोरी कर किए होंगे वो ये सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आता है पढ़ने के लिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और एक अंक की सबसे छोटी संख्या? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0। 0 या 1 दोनों सही है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 या 1 है। ठीक है, चलिए अब आता है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब एक अंक की 9 है तो दो अंक की कितना होगा? 9 डबल 9, 3 अंक की ट्रिपल 9, क्योंकि 9 ही ना सबसे बड़ा अंक है। जब ये बड़ा अंक है तो इसको जितना बार रिपीट करेंगे वो उतना अंक का सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। फिर 4 अंक का 4 गुना 9। ठीक है, इस तरीका से आप लोग इस चीज को कवर कर सकते हैं। आप जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, लिखिए इनको। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का प्राकृत संख्या की सुकत। अब कुछ संख्या का हम लोग डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो आप लोग को इतना हम बेसिक ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना बेसिक पढ़ने के लिए। बहुत सारा बेसिक हो सकता है, हमको जरूरत पड़ेगा तो आप लोग को भिन्न का जोड़ भी सिखा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। अभी हम लोग अभी जो है जी आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का जो बेसिक है वो देने का प्रयास करें। आप लोग बेसिक कक्षा 11 में मूड फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लेकिन मूड फ्री होने के साथ साथ डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ डेली सीखिए। ये चीज हमेशा बोलते हैं कि डेली सीखना है। क्या करना है? डेली सीखना है। और डेली सीखिएगा ना तब प्रोग्रेस होता है। आज जो आज है फिर वो आप कल नहीं रहिएगा, क्योंकि आज और कल में आपका अंतर है। क्योंकि आज और कल के बीच जो आपने समय दिया है कोई भी काम को, उस काम में अंतर है, ठीक है। तो अब लोग तो प्राकृत संख्या कहते किसको है, ठीक है। लिखते हैं गिनती की शून्य को छोड़कर गिनती की संख्या को ऐसे करके लिखेंगे, शून्य को छोड़कर गिनती की, मेरे साथ साथ लिखिए, सभी संख्या को नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, अर्थात क्या चीज, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेंगे 1 2 3 से, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। इसको अब आता है, इसको सूचित किससे किया जाता है? लिखेंगे इसे कैपिटल एन, इस तरीका से सूचित किया जाता है। सूचित करने का मतलब क्या चीज? डिनोट,
डिनोट मतलब अंग्रेजी वर्ड हुआ ये, डिनोट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये अगर सेट कहीं पर लिखा होगा जैसे 1 से लेकर के 20 तक, तो कहेंगे ये 20 तक के प्राकृत संख्याओं का सेट है, समुच्च है, समूह है। ठीक है, इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये जो है 1 से लेकर के जैसे n तक डिनोट करते हैं, n लास्ट वर्ड होता है, ऐसे ही 1 से लेकर के 20 तक डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या आता है? पूर्ण संख्या। इसमें हम क्या किए, शून्य को छोड़ दिए। इसमें हम बस उल्टा कर देंगे, शून्य को ला लेंगे, बाकी सब वैसे रहेगा। लिखेंगे शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या के समुच्च को, समुच्च का मतलब हो गया, अभी जब तक आप समुच्च को पूरा नहीं जानते हैं तब तक समूह को याद रखिए। ठीक है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या के समुच्च को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, यहाँ एक जीरो नहीं दिए थे, अब यहाँ पे जीरो दे देंगे, 0 1 2 से। अब कहेंगे इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, W से लिख देते हैं यहाँ। इसे W से डिनोट किया जाता है, से W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिखिए। जिंदगी की राह में गम के झमेले हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब क्या आता है देखते हैं। अब आता है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए। पूर्णांक होता क्या है, सब पढ़ा हुआ चीज है आप लोग के लिए हमको लगता है, लेकिन फिर भी रिवीजन होगा, देखते चलिए। जो कि ये बेसिक चीज है। बेसिक करने का मतलब अभी से आप 10वां तक में लगभग लगभग जितना चीज आपको 11th में जरूरी है या 12th में जरूरी है, उस चीज का बेसिक 1 शॉट में रिवीजन होता है। मतलब करने का मतलब बेसिक में वो सारा चीज को कम टाइम में जितना बताया जा सकता है उतना आपको बताने का प्रयास रहता है। एक छोटा 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 चीज आपको बताया जाता है। अब होता है ये पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? उसको बोलते हैं जिसमें तीनों चीज आता हो। पहला ऋणात्मक संख्या भी आता हो, दूसरा शून्य भी आता हो, और तीसरा धनात्मक संख्या भी आता हो। देखिए इसको लिखेंगे ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या के बाद शून्य आता है ना, ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या के समुच्च को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं पूर्णांक एवं ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या के समुच्च को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। ऋणात्मक संख्या मतलब क्या, जिस संख्या के पीछे घटाव का चिन्ह लगा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक किसको बोलते हैं, जिसके पीछे घटाव का चिन्ह हो।
जिसके पीछे या जिस संख्या के पीछे जो लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। संख्या के पीछे घटाव का चिन्ह उसको बोलते हैं ऋणात्मक। जिसके पीछे भी घटाव का चिन्ह लग गया वो ऋणात्मक होगा। चाहे आदमी भी क्यों न हो, उसके पीछे अगर घटाव का चिन्ह लग गया माइनस का, तो वो आदमी ऋणात्मक अर्थात घट रहा है। चाहे उनका पैसा घट रहा हो, उम्र घट रहा हो, कुछ भी घट रहा हो, अर्थात वो आदमी के अंदर कुछ ऋणात्मक गुण आ गया है। अर्थात ठीक समझ में आ गया। तो ऋणात्मक संख्या शून्य एवं धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब इसको लिखने का प्रयास करें। जैसे देखिए माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ मानते हैं -2 -1। अब बीच में आता है एक जीरो, ठीक है। अब आता है +1 +2 से फिर इन्फिनिटी तक। इसी हम लोग समुच्च को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसी समुच्च को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई या जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को किस चीज से सूचित किया जाता है? आई या जेड से, ठीक है। अब आता है ऋणात्मक संख्या, लिख दिए। अब आता है धनात्मक पूर्णांक, किसको कहते हैं? जिसको पीछे कुछ नहीं लगा होगा, अर्थात 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जो भी रहता है उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको आई प्लस से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आई प्लस से, ठीक है। अब आता है ऋणात्मक पूर्णांक, किसको कहते हैं? यहाँ पर लिख भी दिए हैं, निगेटिव इंटीजर लिख लीजिए, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये कौन सा संख्या होता है निगेटिव इंटीजर? -1 -2 -3 से लेकर के तक। इसको हम लोग बोलते हैं आई माइनस से डिनोट करते हैं। किस चीज से? आई माइनस से। जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखते चलिए। जो जो आता तो बहुत बात होता होगा, बहुत बात ऐसा है इसमें नहीं भी आता होगा, तो जो नहीं आता है सीखते चलिए, जो आता है उसको आप रिविजन करते चलिए धीरे धीरे करके। एक आता है अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि जिसमें जो है धनात्मक संख्या नहीं होगा, बाकी उसमें शून्य लेकिन शामिल, इसमें शून्य शामिल नहीं है। अर्थात इसमें 0 -1 -2 -3 ये सारा संख्या शामिल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज? और धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक में इसमें भी शून्य शामिल रहेगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आता है शून्य। लिखेंगे शून्य न तो, शून्य न तो ये शून्य है क्या? शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक, बल्कि यह निश्चित रूप से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो शून्य क्या है? ये न तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये न तो निगेटिव इंटीजर है, ये तो है क्या? ये निश्चित रूप से जो है, मतलब ये न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये है क्या चीज? ये निश्चित रूप से पॉजिटिव भी है और निगेटिव, अर्थात दोनों चीज है, ठीक है। मतलब इसको कहिए कुछ नहीं है दोनों चीज। कहते हैं हम दिखने में कुछ नहीं है लेकिन है जरूर कुछ ना कुछ। ऐसे ही शून्य का भी यहाँ पर अस्तित्व है, ठीक है। तो अब हो गया ये इंटीजर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो आप लोग इनको सर लिखने का टाइम नहीं दिए, इनको आप लोग लिखिए, ठीक है। लिखिए। काले काले मुखड़ों पे देखा करो तुझको, जाने सनम। हो गया? शुरुआत करें नेक्स्ट, चलिए।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, लिखते हैं। वैसी संख्या जो P बाय क्यू, P बाय क्यू का मतलब क्या, भिन्न, P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके एवं जिसका या जिस संख्या का, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकले, एवं जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोले कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके एवं जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकल सकता है, जैसे 9 का रूट अंडर 9 का पूरा वर्गमूल 3, रूट 16 का पूरा वर्गमूल 4, और भिन्न में है तो 3 बटे 4, 5 बटे 6, 7 बटे 8, और इंटीजर में भी डायरेक्ट रहेगा तो वो सब क्या होगा, परिमेय संख्या, 6, 5, 9, 10 एटसेट्रा etc। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं Q से डिनोट किया जाता है। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, Q से। किसको, परिमेय संख्या को। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए जितना हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि हो सकता है आप कुछ कर भी पाए, कुछ नहीं भी कर पाए। हर एक चीज तो नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो हमसे जितना होगा उतना आपका करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन। वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सके एवं जिसका, एवं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके एवं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, जैसे रूट 2, रूट 6, रूट 5, रूट 8, ये सब संख्या हुआ और P बटे Q का रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात अशांत रहता है। अशांत रहने का मतलब क्या, जिनके ऊपर रेकरिंग लगा दिए वो सब संख्या, जैसे मान के चलते हैं 2/3 हो गया। ठीक, 2/3 हो गया, और भी ढेर सारा संख्या ले सकते हैं, जैसे और लेते हैं 1/3 हो गया, ये सब संख्या है। ठीक है, अब आता है इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है, अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या को जो है Q का
पावर सी कह सकते हैं, मतलब क्यू ऊपर ऐसे क्यू ऊपर में सी लिखा हुआ, इसको क्यू का पावर सी से डिनोट किया जाता है, किस संख्या को? अपरिमेय संख्या को। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, अपरिमेय संख्या को। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए जल्दी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आता है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या आता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इनका डिफिनेशन लिखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इन्हीं सभी संख्या में से कोई संख्या होगा, जैसे देखते हैं प्रीवियस में, ये संख्या लीजिए और ये संख्या लीजिए, आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए, वही इनका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। जैसे √16, √9, √5, √2, 3/4, 6/9 एटसेट्रा। ठीक है, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से। किस चीज से? आर से। अब आता है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसको कहते हैं? सबको पता होगा कि सम संख्या किसको कहते हैं। नहीं पता है तो जान लीजिए। हमारे हिसाब से आपसे ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि आपको पता नहीं है। हमको तो बहुत उम्मीद है आपसे कि आपको ये चीज जरूर पता होगा, होना भी चाहिए, काहे नहीं होगा, क्योंकि आजकल में सम संख्या सबको पता होता है। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल, कोई भी संख्या ले ले, 2, 4, 122, 192, 16, 82, 56 एटसेट्रा। ये सब हो गया क्या चीज? सम संख्या का एग्जाम्पल। अब आता है सम संख्या को 2n से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? ये चीज 2n दिख रहा है ना, ये 2n जो है, 2n कहने का मतलब कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगा, अर्थात अगर उनको पहले 2 से गुना किए हुए रहेंगे तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो संख्या बच जाएगा, अर्थात तब पता चल जाएगा कि वो संख्या 2 से विभाज्य है। इसलिए कोई भी चीज को नंबर है, उस इवन नंबर है, इस इवन नंबर को किस चीज से डिनोट किया जाता है? 2n से। ठीक है, अब आता है विषम संख्या, ओड नंबर। लिखेंगे जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य न हो उसे कौन सा संख्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब उसका कुछ एग्जांपल लेते हैं विषम संख्या, जैसे 1, 3, 9, 13, 17, 143, 193, 46, 5, 17, 463 एटसेट्रा। ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? विषम संख्या का।
अब आता है कि विषम संख्या को डिनोट किससे करते हैं, इसको याद रखने वाली थोड़ी सी बात है, ये चीज आपके लिए हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्या चीज, ये चीज देखिए, ये चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये सम संख्या को किस चीज से डिनोट करते हैं, 2n से। किससे डिनोट करते हैं, 2n से। और विषम संख्या को किस चीज से डिनोट करते हैं, 2n प्लस 1 से। चलो अब आता है, इसको पहले लिखो, तो लिखिए आप लोग। अब आता है संयुक्त या यौगिक संख्या। कौन सा संख्या, संयुक्त या यौगिक संख्या, इनके बारे में लिखते हैं। वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कहने का मतलब हुआ, अब आता है गुणनखंड किसको बोलते हैं। तो गुणनखंड के बारे में जो है 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास के बाद सिखाएंगे। ये गुणनखंड आपको थोड़ा बेसिक से बताया जाएगा कि ये गुणनखंड होता क्या है। ठीक है। तो तब तक इसका जो डिफिनेशन है उसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो अगर ये चीज़ कम समझ में भी आएगा तो वो चीज़ थोड़ा सा आगे लेक्चर में आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे मान के चलते हैं 16 का, 16 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा, जैसे 1, 2, 4, 8 और 16। तो क्या इनका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, जैसे 1 और 2, ये 2 हो गया, और 2 से ज्यादा हुआ ना 3, 4, 5, अर्थात जिन सभी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो उस प्रकार के जो संख्या होते हैं उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 4 के अलावा, जैसे 1, 2, 4, ये 3 हो गया तो 2 से अधिक हुआ ना, तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1, 2, 3, 6, 8 हो सकता है, 16, 32, ये सब क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है, यौगिक संख्या। ठीक है। अब आता है भिन्न किसको बोलते हैं। ठीक है। भिन्न फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, लिखेंगे जो P बाय क्यू, P बाय क्यू कहने का मतलब क्या, बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। P बाय क्यू अर्थात यहाँ पे कोष्ट में लिख देंगे बट्टे के रूप में, किसके रूप में, बट्टे के रूप में। P बाय क्यू के, P बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। बट्टे के रूप के जगह यहाँ आप बट्टे में लिख दीजिए। बट्टे में के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। बट्टे जो हो जाता है, थोड़ा सा जो लोग पढ़े होंगे वैसे इसको बाय कहते हैं, जैसे P बाय क्यू। जो लोग बिहार बोर्ड के छात्र होंगे वो जानते होंगे कि बट्टे क्या होता है। ठीक है। उससे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 4/3, 7/8, मतलब इनको जो होता है ये इसको पढ़ा जाता है बाय, बाय 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 पढ़ा जाता है, या हिंदी में इसको कह सकते हैं बट्टे। क्या कहते हैं, बट्टे। इसको याद रखिएगा। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसका लेने का प्रयास करते हैं भिन्न का, कि जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जैसे कुछ भी P बटे Q के रूप में, 3/4, A/B, 7/8, 12/6, कुछ भी, ये सब क्या है, भिन्न है। अब आता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 2 लेक्चर के बाद, कि भिन्न के प्रकार कितने हैं। सम भिन्न होगा, उचित भिन्न, विषम भिन्न, ढेर सारा भिन्न है। उस भिन्न के बारे में जानेंगे। बेसिक अगर आप जान रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल से जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ठीक है। तो बेसिक के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो पूरा डिटेल से आपको जानना पड़ेगा। चलिए आगे जानते हैं।
आगे आता है विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आप लोग अभी तक जो भी अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिए होंगे तब तक तो बिना विभाज्यता का जांच जाने भी काम चल जाता है। लेकिन जब आप कोई कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, जैसे मान के चलिए अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आगे चल के आप जैसे पॉलिटेक्निक भी कीजिएगा या पैरामेडिकल, कुछ भी पैरामेडिकल में तो मैथ्स नहीं पूछा जाता है खैर, तो भी फिजिक्स में अगर कुछ न्यूमेरिकल आ गया तो वहाँ अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज हो रहा है तो आपको उस टाइम ये चीज याद रहना चाहिए। और याद ये रटने से याद नहीं होगा, ये याद होगा आपको प्रैक्टिस करने से। किस चीज से याद होगा? प्रैक्टिस करने से। तो ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मान के चलिए इसको एक चीज दिमाग में बैठाए रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा आपको ट्रिक भी देंगे लास्ट में। पहले इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि विभाज्यता का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है। तो दो से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है, लिखेंगे कि जिस संख्या के, इसको हम व्हाइट बैकग्राउंड में लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इससे लिखते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 2 से। अर्थात अगर हमको कोई संख्या कहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर कहीं कोई संख्या लिखा हुआ, नंबर लिखा रहेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है? ठीक है, तो ये चीज जानने के लिए अभी हम ये रूल लिखे हैं आप लोग के लिए। क्या लिखे हैं? रूल लिखे हैं। इस रूल को पहचानिए आप कि कैसे इस रूल को हम पहचानेंगे। तो उस रूल का नियम लिखा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, अब कहेगा हम इकाई स्थान नहीं जानते हैं, तो कोई भी नंबर जब लिखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार ध्यान से थोड़ा सा, कोई भी नंबर लिख लीजिए 76432 लिखे। क्या लिखे? 76432 और 2। ये जो हम नंबर लिखे हैं 76432, ये जो नंबर लिखे हैं इस नंबर को हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्या इस पैलेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पैलेस को क्या बोलते हैं? इस पैलेस को क्या बोलते हैं? इस पैलेस को क्या बोलते हैं? और इस पैलेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो पैलेस, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वंस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वंस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वंस, इकाई। हिंदी में इसको बोलते हैं दहाई, अर्थात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, चार को हम लोग बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। ठीक, मतलब यहाँ जो इस स्थान पर जो भी डिजिट लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा, अर्थात 100। अब चौथा को बोलते हैं 1000, हजार। ठीक है, पांचवा को बोलते हैं 10,000, अर्थात 10,000। तो इस तरीका से ये आप लोग बचपन में लिखने सीखे होंगे। ये जो पद्धति में हम लोग लिखते हैं इस पद्धति को बोलते हैं नेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति नहीं, राष्ट्रीय सिस्टम, भारतीय अंकन पद्धति। इसको कौन सा पद्धति बोलते हैं? भारतीय अंकन पद्धति। ये क्लास 4th में, 3 में पढ़ने के लिए, 3 या 4 के मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ने के लिए रहता है कि भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है, अर्थात ये लिखने के लिए। तो उसी में जो ये पैलेस आता है, इकाई का पैलेस, ये कौन सा पैलेस है? इकाई का, वंश का। इसी पैलेस पर ये 0 से लेकर के 0, 2, 4, 6 अथवा 8, ये 5 डिजिट में से, मतलब 0 से 8 तक में एक को एक छोड़ करके उस 5 में से अगर कोई भी नंबर रहेगा, इसके पीछे क्या लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे क्या लिखा हुआ इनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये वंस पैलेस जो है, इकाई का स्थान, इस स्थान पर 0 से लेकर के 8 तक, जैसे 0, 2, 4, 6 अथवा 8, इस 8 तक में अगर कोई एक भी डिजिट आ गया तो वो जो नंबर है, यहां से वहां लंबा चौड़ा कुछ भी नंबर है, तो वो सारा नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। इस रूल को समझ जाइएगा तो फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर हमको 2 से डिविडेंड रूल चेक करना है, क्या करना है? 2 से अगर हमको डिवाइड रूल चेक करना है तो क्या करेंगे? अगर हमको 2 से डिवाइड रूल चेक करना है तो सिर्फ क्या देखेंगे? हम इकाई का पैलेस देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ इकाई का पैलेस देखेंगे। सिर्फ इकाई का पैलेस देखना है, ठीक है।
कौन सा पैलेस देखेंगे? इकाई का पैलेस देखेंगे। तो हम इकाई का पैलेस देख लेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल हम लिखेंगे, अब अगर इकाई का पैलेस है, बाकी एग्जाम्पल कुछ भी रहे, आम, अचार, इमली, कटहर, कुछ भी डाल देंगे एग्जाम्पल, सिर्फ ये पैलेस पर कौन सा संख्या रहना चाहिए? 0 से 8 तक में इवेन नंबर रहना चाहिए। इवेन में सम संख्या में 0 से 8 तक में कोई भी नंबर डाल देंगे तो वो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, 82, 92, 46, 78। क्या लास्ट में 8 आया ना? अर्थात ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? 2 से डिवाइड है। चलिए ऐसे ही करके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया तो आप लोग खुद से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो 3 से विभाज्यता के नियम में लिखेंगे कि जिस संख्या के, एक बार इसको पहले लिखने का प्रयास कीजिए तो। जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या जो है किससे विभाज्य होगी? 3 से। ठीक है। अब ये जो है इस चीज को लिखने के बाद हम समझते हैं क्या कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य, कहने का मतलब हम कुछ अंक लेते हैं, जैसे 57, 72, 82। ये हम एक अंक लिए। क्या लिए? अंक। क्या ये अंक का जो है सभी अंक को जोड़ेंगे, कहने का मतलब ऐड करते हैं। जैसे देखिए 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है? 7 5 12, 7 19, 2 21, 8 29, 2 31। क्या ये 31 जो है 3 से डिवाइडेड है, विभाज्य है 3 से? क्या आपको लगता है कि 31 विभाज्य होगा? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होगा। अब आपके हिसाब से खुद चेक कर लीजिएगा कि 31 विभाज्य नहीं है। तो अब इसमें क्या जोड़े कि वो 3 से विभाज्य होगा? तो हमारे हिसाब से इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 33 जो है वो 3 से विभाज्य होता है। 11 तिया 33। तो क्या कि जिस संख्या के सभी अंक का योग अगर 3 से विभाज्य हो, कहने का मतलब है अगर हम सभी अंक को जोड़ देंगे, सभी अंक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी, अगर वो संख्या 3 से कटेगी तो बाकी उससे बाकी संख्या जो भी लिखा हुआ रहेगा सब संख्या जब जोड़ दिए तो सभी संख्या 3 से विभाज्य होगी, चाहे कुछ भी लिखा हो। जोड़ सब संख्या को बशर्ते जोड़ करके चेक कर लेंगे तो वो संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए इनको लिखते हैं। लिखिए पहले। आज 23 मार्च है ना? 23 मार्च को ही शहीद भगत सिंह क्या हुए थे? फांसी पर लटके थे। इस दिन को याद रखेंगे सभी भारतवासी। काहे काहे इसी दिन जो है भगत सिंह क्या हुए थे? फांसी पर लटके थे। मतलब हमारे देश का एक रत्न खो गया, सीधा समझेंगे तो। चलिए अब आता है 4 से। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई तथा दहाई अंक यदि 4 से विभाज्य हो
तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, कहने का मतलब कोई भी नंबर लिख लेते हैं, सिर्फ 2 अंक को छोड़ देंगे। क्या अंक को? 2 अंक को। जैसे मान लेते हैं 8 6 4 3 2 9 8। इससे पहले क्या लिखा हुआ इससे कोई मायने नहीं रखता, वनली 2 अंक छोड़ देंगे। 2 अंक 12 लिख दिए। क्या ये 12 4 से डिवाइड है? मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, अंतिम का 2 अंक बाएं से लेना है, ये राइट साइड से, दाएं से, राइट साइड से अंतिम के 2 अंक। या क्या अंतिम का इससे पहले जितना डिजिट लिखा हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं कि ये क्या लिखा हुआ। काहे कि हमको मतलब सिर्फ 2 डिजिट से है। ये 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या चीज, ये पूरा डिजिट जितना लिखा हुआ 12 से पहले तक में, 8 से लेकर के 2 तक में, टोटल डिजिट क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। यही हमको 4 से डिवाइडेड मतलब डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सिर्फ 2 अंक देखिए आप। 4 से कितना अंक? 2 अंक देखिए। अगर 2 अंक अंतिम का दाएं से अगर विभाज्य हो गया तो जितना अंक लिखा हुआ पीछे सारा अंक शुरू से अंत तक क्या होगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये चीज याद रखते चलेगा। हम एग्जाम्पल दे दे करके जो चीज बता रहे हैं तो वो तब आपको रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीज ऐसे होता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अब। ना पीछे कुछ भी संख्या लिख देंगे, लास्ट में जो याद है, जैसे 24 विभाज्य है, बाकी संख्या होगा ही 72 82 8। कोई संख्या जैसे 28 28 लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या? सिर्फ 2 अंक देख लिए, 2 अंक विभाज्य है 4 से, तो पूरा अंक क्या हुआ? 4 से विभाज्य हुआ। आगे अपना आप खुद बना सकते हैं एटसेट्रा। अब आता है 5 से। अब क्या आता है? 5 से लिखते हैं। 5 से क्या होता है? विभाज्यता का नियम लिखेंगे। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी? कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा या तो 5 होगा। जिस संख्या के अंत में क्या चीज होगा? या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या 5 से कटेगा। जैसे कोई भी संख्या एग्जाम्पल बना लेते हैं, 7640। ये संख्या क्या है? 7640। इसके लास्ट में 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 82 325, 5 से लास्ट में 5 है, वो डिवाइड होगा। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अगला है 6 से। अरे वॉल्यूम कम करो। 6 से जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 6 से। इसके बारे में जानते हैं कि ये 6 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब हम कुछ समझे नहीं कि 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा जस्ट कुछ देर पहले, कि 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो है कि जिसके अंतिम में अर्थात इकाई अंक पे कोई संख्या है, इकाई अंक पे कोई सम संख्या अवेलेबल हो, अर्थात 0 से 8 तक में 5 संख्या, 0 2 4 6 8, ये 5 संख्या में से कोई भी संख्या के इकाई अंक पर अगर ये पांचों में से कोई मौजूद हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। ठीक उसी तरह 3 से कि जिस संख्या का सभी अंक को जोड़ देंगे, जैसे 33 आया था, अभी एक एग्जांपल हम दिए थे कि 33 जिसमें आया था तो 33 11 से विभाज्य, 3 से विभाज्य था। जब 33 3 से विभाज्य था अर्थात वो विभाज्यता के नियम को क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो उनका विभाज्यता का नियम क्या था कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे ही 2 से विभाज्य है,
3 से विभाज्य है, अर्थात दोनों से जो संख्या कटेगा तो वो संख्या पक्का किससे कटेगा, 6 से। जैसे हम मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए 7 8 3, ये जो है संख्या 3 से विभाज्य है, लेकिन 8 3 11 7 18, लेकिन क्या ये 2 से विभाज्य है? लास्ट में देखिए 3 है, हमने क्या बताया 0 2 4 6 8, ये पांचों में से अगर कोई एक आएगा तो ही ना वो मतलब 2 से विभाज्य होगा, लेकिन है यहाँ पे पांचों में से कोई एक नहीं है। ये है क्या चीज, यहाँ ओड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। तो ये इसका मतलब 2 से विभाज्य नहीं है। जब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से विभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं 3 के जगह, अगर हम यहाँ पर अगर 8 7 15 15 6 क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ 6 लिख देते हैं इसके जगह पे 700, जैसे 786 है, 786, क्या आप देखिए लास्ट में 6 है, जैसे ही सम संख्या दिखा तो ये 2 से विभाज्य होगा। अब इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, 8 7 15, 15 6 21, मतलब 21 क्या है, 3 से विभाज्य, अर्थात ये जो संख्या है ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर दोनों से विभाज्य होगा तो 6 से पक्का क्या होगा, विभाज्य होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? तो ऐसे ही करके कोई संख्या आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। हो गया 6 से। अब आता है 7 से। 7 से नहीं है, क्योंकि 7 से जो विभाज्यता का नियम है वो नियम ऐसा है कि उनको भाग देकर चेक करना ही पड़ता है। कहने के लिए हम बता सकते हैं, लेकिन वो टाइम का बर्बादी होगा, इसलिए हम 8 से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो, अर्थात अंतिम 3 अंक, अर्थात कौन सा अंक, अंतिम 3 अंक, अर्थात इकाई, दहाई तथा सैकड़ा, सैकड़ा अगर 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे 792 36, ये संख्या लिए, इस संख्या में देखेंगे कि अंक कै गो है, 1 2 3 4 5, टोटल कितना अंक है, 5 अंक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप लोग तब तक इसको लिखिए। इससे पिछले वाले में लिखने का टाइम नहीं दिए थे, लिखिए इसको पहले आप लोग। हम्म, बंद कर, बंद इसका। लिख लिए, चलिए नेक्स्ट लिखिए, 8 से लिख लीजिए, तब एग्जाम्पल देके अच्छा से इसको समझा देते हैं।
चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि अंतिम 3 अंक अर्थात पहला इकाई अंक, दूसरा दहाई अंक, तीसरा सैकड़ा अंक, ये जो अंतिम का 3 अंक है, ठीक है, ये तीनों अंक में से अंतिम का 3 अंक अगर कोई भी इस तीनों अंक में से मिलाकर, इस तीनों अंक को अगर हम मिला करके लिखेंगे, मान के चलिए इस तीनों अंक को क्या करेंगे, ये 3 अंक से मिलकर जो संख्या बना है, जैसे 236, 236, क्या ये 8 से डिवाइड है? तो इनको मने मन भाग देंगे कि 8 तिया 24 होता है, लेकिन यहाँ 23 है तो 8 दूना 16, 13 से 6 गया 7, 6 8 9 72, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं है। इनको डिवाइड होने के लिए यहाँ पर 2 डाल देंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर देखिए, अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद चेक करके देख लीजिए कि 8 से डिवाइड करते हैं, 8 तिया 24 नहीं लगेगा, 8 दूना 16 लग जाएगा, 13 से 6 गया 7, 2 8 9 72 लग गया ना 29 बार में। इसलिए तो ये 232 36 विभाज्य नहीं होगा, यही 232 लिख देंगे। इसके पीछे कुछ भी लिखा हुआ रहे तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब आता है इसका कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे खुद से भी बना लीजिएगा एग्जाम्पल। ए भाई, ए भाई, ये मच्छर बैठ रहा है इसमें। 764 7648 ये संख्या 8 से भाज्य होगा। दूसरा 646 648 ये भी लिख सकते हैं, etc कर दीजिए। अब आता है 9 से, सेम टू सेम 3 से विभाज्यता के नियम की तरह 9 से सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे 3 से। जो चीज 9 से विभाज्य होगा मतलब जो नियम उनका है वही नियम 9 का भी होगा, 3 का जो है वही 9 का। इसको आप सेम टू सेम लिख सकते हैं 5 से, लेकिन लास्ट में इसमें 5 नहीं होना चाहिए, इसको सेम टू सेम नहीं कर सकते, इनको लिख ही देते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। आप लास्ट में कोई भी संख्या बना लीजिए, लास्ट में 0 डाल दीजिए, सब विभाज्य हो जाएगा। 79 1000 1 पे 2 गो 0 1 पे 0 etc कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो 10 का विभाज्यता का नियम हो गया। अब आता है 11 से विभाज्यता का नियम। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, लिखिए। चलिए लिखिए इसको 11 से। लिखेंगे वैसी संख्या जिनके सम स्थान एवं विषम स्थान, सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। वह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 11 से। इसका एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है।
वैसी संख्या जिनके सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। चलिए इनको देखते हैं। अर्थात हम कोई संख्या लेते हैं जैसे 79462, ये एक संख्या ली, ठीक है। अब इस संख्या में हम पहले से बोले स्थान बोले हैं, क्या बोले हैं, इस संख्या में हम बोले हैं दो चीज, एक है सम स्थान, एक है विषम स्थान। हमने दो चीज का नाम लिया है, सम स्थान का भी और विषम स्थान। तो सम स्थान का मतलब क्या, अर्थात जो दूसरा नंबर पर आए, चौथा नंबर पर आए, छठा नंबर पर आए, तो वो संख्या किस स्थान पर होगा, सम स्थान पर। और जो संख्या पहला नंबर पर आए, तीसरा नंबर पर आए, पांचवा नंबर पर आए, मतलब इवेन मतलब ओड नंबर, ओड स्थान पर आए, तो वो होता है विषम स्थान, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पहला स्थान, अर्थात ये कौन सा स्थान हुआ, विषम, ठीक। ये हुआ सम स्थान हुआ ना, दूसरा नंबर। फिर ये कौन सा स्थान हुआ, विषम स्थान। ये हुआ सम स्थान, ठीक है। ये हुआ विषम स्थान और ये हुआ सम स्थान। अब जो हमको कह रहा है कि सम स्थान जितना है सबको जोड़ो, ठीक है, और विषम स्थान जितना है सबको जोड़ो। कह रहा है ना कि वैसी संख्या जिनके सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के योग, अंकों का योग, सम स्थान का और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अर्थात अंतर माने क्या चीज, घटाओ, इसको फिर घटाएंगे। जैसे 7, जैसे 7 4 11, 11 3 14, अगला 2 6 2 8, 8 9 17, अर्थात 17 आया, एक 14 आया। अब हम इस दोनों को घटाएंगे, कारण अंकों का योग का अंतर, दोबारा में से छोटा घटाएंगे तो 17 में से 14 गया 3, का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। क्या दोनों में से कोई एक है, 0 या 11? बिल्कुल नहीं है। अर्थात कि मेरे द्वारा जो संख्या लिखा हुआ है वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 से विभाज्यता करने। आप अगर इनको याद रख लीजिएगा तो वे आपके फायदे के लिए ही रहेगा। अब आपको कहाँ इनका फायदा होगा, आप आगे चलकर अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कीजिएगा ना, आपको जो चीज आज जो करना पड़ रहा है आसानी से, वो उस टाइम इतना मेहनत करना पड़ेगा तब एक चीज समझ में आएगा। अभी अगर आप कम एज के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं या 12th के भी बच्चे हैं, 9th के 10th के, तो इस चीज को कम से कम, जो चीज आपको बेसिक, इंसान कोई भी किसी को बेसिक देता है तो बेसिक का मतलब होता है जड़, बेसिक का मतलब जड़। कहने का मतलब अगर हमको किसी पेड़ को लंबा करना है, जड़ क्या होता है ये देखिए, अगर किसी पेड़ को ज्यादा लंबा करना, लंबा तो हो ही जाएगा कोई भी पेड़, लेकिन ज्यादा लंबा करना है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जड़ मजबूत करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, तभी ना वो पेड़ मजबूत बनता है। उसी तरीका से आपका कोई भी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना है, सब्जेक्ट को मजबूत बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका नीचे का चीज, जड़ का चीज स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर आपका धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ठीक है, तो कैसे क्या चीज, बेसिक का कितना नीड है आपको पता चल गया ना, मतलब बता दिए। तो आपको धीरे धीरे, अगर मेरे बोलने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप अपना खुद जानिए, खुद कैसे करना है खुद सोचिए, खुद क्या पढ़ना है, खुद कैसे डिसाइड करना है, तो फिर वो आप जान सकते हैं, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम स्थान का योग करेंगे, फिर विषम स्थान का योग करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जो योगफल आएगा, जैसे 17 आया और 14 आया, फिर दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना मान आएगा, 3 आ रहा है। ये 3 क्या विभाज्य, ये 3 क्या 0 या 11 है, नहीं है। तो यह संख्या जो लिखे है 79 4 46 32, ये क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये 11 से विभाज्य नहीं है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। हाय, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, ये पूरा गायब हो जाता है ना। ठीक, ठीक, ठीक है भाई, रुक जा, रुक जा। ये चीज समझ में आ गया ना। अब इसका आप एग्जाम्पल लिखिए, कोई संख्या बनाइए,
होमवर्क में इस चीज को आपको दे रहे हैं कि 5 संख्या ऐसा बनाइएगा, उसको फिर चेक कीजिएगा, वो चीज यहाँ पर उनका मान रख दीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपको जो है हम होमवर्क में दे रहे हैं। देखिए आप लोग गलती होगा मानते हैं, तो फिर से एक बार ये वीडियो को समझिएगा, दोबारा फिर से इस वीडियो को इस टाइमलाइन पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आता है 12 से, फिर यही चीज 6 से जैसे बताए थे कि 2 और 3 से, तो 12 से कर देंगे क्या चीज, 3 और 4 से। जो 3 और 4 से विभाज्य होगा वही क्या होगा, 12 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। अब आता है 15 से, 15 से कौन कौन होगा, 3 और 5, 3 और 5 से जो जो विभाज्य होगा वही चीज क्या होगा, 15 से भी विभाज्य होगा। 3 और 4, एक होता है 3 और 5। अब आता है 18 से, 18 से हो जाएगा 3 और 6, 3 और 6 से जो विभाज्य होगा वही 18 से भी विभाज्य होगा। अब आता है 20 से, तो 4 और 5, 4 और 5 से जो विभाज्य होगा वही 18 से विभाज्य होगा। 3 और 6 की जगह आप यहाँ पे 2 और 9 लिखिए तो वो बेहतर होगा, 2 और 9। ठीक है। तो ये था आपका विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा कुछ संख्या का डिफ्लेशन होगा, मतलब बेसिक को पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई कंप्रोमाइज करने के लिए उसमें नहीं कहा जाएगा, जितना बताया जाएगा बस उतना करते चलना है। ठीक है। तो आपका मैथ्स धीरे धीरे वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी नहीं जानते हैं सीखते चलिए, तो वो धीरे धीरे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।